हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 7 पर, ठीक है। और मॉड्यूल 6 तक हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया है। तो हमारा आ चुका है नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि है डेटाबेस। तो चलिए चलेंगे और शुरू करेंगे अपना आज का मॉड्यूल डेटाबेस, और समझेंगे क्या होता है डेटाबेस, और इसका करेंगे एक डेमो भी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक डेटाबेस। ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे अपन डेटाबेस की। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, या मतलब मैं आपको सिंपल भाषा समझाऊं तो डेटाबेस क्या हो गया ना, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपने कोई बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और एक जगह पे स्टोर कर दिया, ठीक है। सो आपने जहां उसको रखा है उस पर कहेंगे बेस, और क्या रखा है, डेटा, तो वो बन जाता है डेटा बेस। तो हमारे मॉड्यूल 7 के अंदर ये बहुत सारे टाइप के डेटाबेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमारा आता है सबसे पहले आता है आरडीबीएमएस, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है नो सीक्वल डेटाबेस, एक होता है हायरार्किकल डेटाबेस, एक होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस, ठीक है। सो ये बेसिक मतलब मेजर टाइप्स हैं, ये है ना। ये मेजर टाइप्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। बाकी और भी होते हैं बट वो मेजर नहीं होते हैं, तो हम इन्हें मेजरली जो है हम उसे कवर अप करना चाहेंगे, ठीक है। तो बाकी मैंने डेफिनेशन ना लिखी हुई है, आप चाहो तो इसको मतलब पढ़ सकते हो, और आप ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जाओ, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, एंड आप पे करोगे एंड मेरा भरोसा मानो कि आपके लिए बहुत वर्थ इट रहने वाले ये नोट्स, क्योंकि ये पूरे AWS नोट्स के वो प्राइस रहेगा, उस पर आपको पूरा का पूरा AWS के नोट्स मिल जाएंगे, राइट। और मैं आपको लाइक अब आगे देखना नोट्स में जो मैंने डेमोस किए ना, डेमो के स्टेप्स भी मैंने मेंशन किए। तो बेसिकली लेते हैं आगे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आरडीबीएमएस की बात करूंगा मैं, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसमें क्या होगा ना, जो डेटा है हमारा वो बेसिकली टेबुलर फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में। टेबल समझते हो, रोज और कॉलम में लिखा होगा, ठीक है। सो उसे हम कहेंगे आरडीबीएमएस। ऐसे कि सपोज करो ये हमारा एक टेबल बन गया, और ये इसकी रोज हो गई हैं, ठीक है, और ये इसके कॉलम्स हो गए, लाइक दिस, है ना। तो एक कुछ इस तरीके से हमारा ये है टेबल, ठीक है, एक रोज और कॉलम के उसमें, तो उसे हम कहते हैं आरडीबीएमएस, ठीक है। सो यहाँ देखो क्या लिखा है, इज यूज टू रन क्वेरीज इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड सर्चिंग फॉर द डेटा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो डेमो के ऊपर है। मैं बस चाहता हूँ कि डेमो शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता हो, जिसकी वजह से क्या होगा ना, मतलब या तो आप मेरे नोट डाउनलोड कर लो, आराम से पढ़ो, ठीक है। और मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो आप वहां मैंने बहुत डिटेल में थ्योरी पार्ट भी समझाया था, ठीक है। सो हमारा इस सीरीज का फोकस है डेमो पर, बट फिर भी हम कवर करेंगे सारा का सारा, ठीक है। बेसिक बेसिक मैं आपको सबको बता दूंगा, ठीक है। सो ये था टेबुलर फॉर्म में था, ठीक है। और एसक्यूएल था, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज था। बेसिकली जैसे समझो कि एक टेबल है, ठीक है, जिसमें मैंने 5 चीजें पूछी हुई हैं, सीरियल नंबर, नाम, क्लास और सब्जेक्ट, ठीक है। सो जितने भी आरडीबीएस के अंदर डेटा होंगे सब में वो पांचों के पांचों भरे जाएंगे, और जहां पे नहीं होगा वहां पे आपको डैश डालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके। और जो नो सीक्वल होता है ना, वो नॉन रिलेशनल होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको पांचों हो, मतलब पांचों के पांचों कॉलम हो हमेशा, ये जरूरी नहीं है। डोंट फॉलो द नॉर्मल रो कॉलम और टेबल अप्रोच स्टोरिंग, ठीक है। मतलब सीरियल नंबर हो सकता है कि 1 पे उसकी डिटेल है, मान लो नाम है किसी बच्चे का, उसका रोल नंबर है, उसकी क्लास है, उसके सब्जेक्ट्स है, उसका एड्रेस है, ठीक है। तो जो सीरियल नंबर 2 रहेगा उसमें नाम है, रोल नंबर है, क्लास है, एड्रेस की जगह पे फोन नंबर लिखा हुआ है, और लाइक ये डेटा नहीं है। 4 चीजें खाली, है ना, 4 चीजें हैं। ये डेटा भी एक तो मैच नहीं किया उसने, और ये वाला तो अवेलेबल ही नहीं है। तो नो सिक्वल में क्या होता है ना, एक जबरदस्ती नहीं होती है, जितना डेटा है उतना आप फिल करोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसमें फिल किया था वही सेम इसमें फिल होगा। बस हाँ, एक प्राइमरी की होती है जिसको हम सॉर्ट कर सकते हैं कि 1 वाले का, 2 वाले का, 3 वाले का, तो एक प्राइमरी की होगी जो सब में सेम रहेगी, ठीक है। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से काम कर रहा है नो सीक्वल डेटाबेस। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और हायरार्किकल भी ऐसे ही है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के टाइप पे काम करता है। और फ्लैट फाइल कैसे काम करता है, नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसका भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि नो सीक्वल होता है, थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता हुआ है ये, ठीक है। सो बाकी आप इसका डेफिनेशन पढ़ लेना इसमें। अब बात करते हैं हम AWS के अंदर डेटाबेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखो इसके अंदर 3 टाइप के होंगे, एक होगा रिलेशनल डेटाबेस, है ना, आरडीबीएमएस जिसे कहते हैं, एक होगा की वैल्यू डेटाबेस, और एक होगा इन मेमोरी। तो हम लोग इन सबको देखेंगे, इन सबका हम डेमो करने वाले हैं। हम अमेजोन आरडीएस का करेंगे, अरोरा करेंगे, अमेजोन रेडशिफ्ट, अमेजोन डायनामो डीबी एंड अमेजोन इलास्टिक कैश, सबका हम करेंगे डेमो। भरोसा दिला रहा हूं आपको, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके नोट्स बाय करोगे ना तो आपको सबके डेमो के स्टेप्स भी बताऊंगा कैसे लिखे हुए हैं, और वो आपको नोट्स में ही लिखे हुए मिल जाएंगे। जब आप डेमो करोगे आपको बस नोट्स उठाने हैं और डेमो करते जाना है, आपको फटाफट याद भी हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं Amazon RDS की, जिसका हम आज आज डेमो करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो ओके, इसके फीचर्स हो गए एंड बैकअप एंड रिस्टोर, ठीक है। फटाफट कवर कर लेते हैं एक एक लाइन में, वन लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो RDS की बात करें, इसमें बहुत सारे मैंने इसके फायदे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये फुल्ली मैनेज सर्विस है। इसको हम यूज करते हैं सेटअप करने के लिए, मैनेज या स्केल करने के लिए, किसको, डेटाबेस को, कहाँ पे, क्लाउड पे, ठीक है। ऑन प्रीमाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लाउड की बात कर रहा हूँ। क्लाउड पे करने के लिए हम यूज करेंगे। फुल्ली मैनेज्ड है मतलब हमें कुछ मैनेज नहीं करना है। मैनेज नहीं करने का मतलब है कि हमें बस सिंपली सम कुछ क्लिक्स में अपने काम करने हैं, हमें कुछ इसके लिए कुछ हार्डवेयर पास रूल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, फुल्ली मैनेज है तो बैकअप भी लेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैचिंग, फेलियर डिटेक्शन, ये सब चीजें भी ये करता है, ठीक है। और इसके और भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। मल्टी एजी की बात करूंगा तो ये हो गया मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, मतलब इससे क्या होगा, इसकी अवेलेबिलिटी हाई हो जाएगी और ये आपको रेप्लीकेशन के थ्रू बहुत सारे जोन्स में अवेलेबल मिलेगा, आप इसे रेप्लीकेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इसकी अवेलेबिलिटी हाई हो जाएगी, इसे हम कहते हैं मल्टी एजी, ठीक है। अब बात करेंगे जब मल्टी एज डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है हमको, डेटा रिडंडेंसी, यानी कि बहुत फास्ट मिलेगा। जैसे अगर मैं मुंबई बैठा हूँ और रेप्लिकेशन मैंने इसका दिल्ली में, तो ओरिजिनली प्राइमरी इसका दिल्ली में बना डेटाबेस और मैंने रेप्लिकेट कर रखा है मुंबई में। अगर मैं इसको मुंबई के पास से इसको मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट कनेक्ट, तो मुझे इसका हाई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुंबई में इसका रेप्लिकेशन हो रखा है। एलिमिनेशन ऑफ आईओ फ्रीजेस, लेस लेटेंसी स्पाइक ड्यूरिंग सिस्टम बैकअप्स, तो बैकअप्स के टाइम पे भी लेस लेटेंसी रहती है। बेसिकली कुछ फीचर्स की बात करूंगा तो परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस हाई रहती है इसकी। स्केलेबिलिटी आपको मैंने बताया मल्टी एजी है तो हाईली अवेलेबल है, हाईली स्केलेबल है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट आपको जो नोट करने का है, स्केलिंग अप कैन बी डन अप टू मैक्सिमम ऑफ 32 वर्चुअल सीपीयूज, ठीक है। मतलब 32 वर्चुअल सीपीयूज तक का ये मैक्सिमाइज हो सकता है और 244 जीआईबी ऑफ रैम, ठीक है। लाइक 244 जीबी ऑफ रैम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गीगाबाइट्स, ठीक है। सिर्फ रैम 244 है ना। तो मतलब एक बहुत हाई प्रोफाइल रैम है, इसकी वजह से ये बहुत हाई परफॉर्मेंस आपको देता है। हाई अवेलेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट्स की वजह से हो जाए। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आप इसको इनक्रिप्ट कर सकते हो अपने तरीके से, बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। ऑटोमेटेड बैकअप ले सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो, रीड एप्लीकेशन, जिसकी वजह से ये एक हाईली सिक्योर भी बन जाता है। भाई जब हम कहीं पे डेटाबेस अपना कोई डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है, तो आप कहीं किसी स्टोर करने को जाते हो तो देखते हो ना कि भाई सिक्योरिटी क्या सीन है उसका, तो वैसे यहाँ पे भी होता है। बैकअप एंड रिस्टोर की बात करूंगा तो बैकअप आप कर सकते हो और उसी बैकअप से आप दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। कोई आपने चीज बनाई, ठीक है, उसका आपने बैकअप ले लिया, ठीक है। बैकअप लेने के बाद ये डिलीट हो गई तो आप फिर उसको बना सकते हो उसी बैकअप से, ठीक। मेंटेनेंस एंड अपग्रेड की बात करूंगा तो मेंटेनेंस का बहुत लाइक इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कुछ मेजर इंजन होता है इसमें, ठीक है। और चेंजेस माइट नॉट बी कंपेटेबल विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड एक होता है माइनर वर्जन अपग्रेड, ठीक है, जिसमें बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी विद द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। बेसिकली एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग की बात कर रहा है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है तो उसके कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें मतलब जरूरत नहीं होती है और कुछ होते हैं वो हमें जरूरी करने पड़ते हैं, ठीक है। कैन बी परफॉर्म हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके डेमो की, तो मैंने डेमो के स्टेप्स यहाँ प्रॉपरली मेंशन किए हुए नोट्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप गो टू आरडीएस पे जाएंगे, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड क्रिएट पे, ठीक है। सो मैंने सारे स्टेप्स मेंशन किए, जब आप इसको मैच करोगे ना माई लैब से तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जाना है, वन टाइम बाय करना है और वो जो बाय आप करोगे ना एक बार में, वो आपको फुल AWS के नोट्स मिल जाएंगे, फुल मतलब फुल, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के लैब से लेकर के पूरे जितने मैंने मॉड्यूल कवर किए ना सबके नोट्स उसी में है एक पीडीएफ में, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ इस वीडियो का नोट आपको उतने में प्राइस में पड़ेगा, आपको फुल का मतलब है फुल प्राइस में पड़ेगा, राइट। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग इसको बाय कर लेना बेसिकली, और हम चलते हैं अपने कंसोल पे और शुरू करते हैं आज का डेमो। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंसोल पे, और कंसोल पे आने के बाद जैसा कि मैंने आपको अपने देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है गो टू आरडीएस, ठीक है। तो मैं यहाँ बेसिकली सर्च करने वाला हूँ आरडीएस, और जैसे करूँगा आरडीएस यहाँ पे आ जाएगा, टाइप करना सिंपली आ जाएगा, आपको क्लिक कर देना है आरडीएस पे, ठीक। आरडीएस पे क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा आरडीएस का डेटाबेस, राइट। तो आरडीएस का डेटाबेस पे आ जाएंगे और ये आपका खुल गया डैशबोर्ड। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली कर देना क्रिएट डेटाबेस, जो कि मैंने देखो मेंशन किया हुआ है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। सो मैंने ना बहुत ही तरीके से बनाया। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट, दोनों ऑप्शन है, समझा मैं यहाँ पे दूंगा, बट ऑप्शन क्या चूज करना है लैब के टाइम पे आपके सामने यहाँ रहेगा सेलेक्ट स्टैंडर्ड क्रिएट, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली जाकर के देख सकते हो, मैं बार बार आपको नोट से मैच नहीं कराऊंगा, मैंने तो आपको बताना था कि मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज और चलते हैं आगे।
अब देखो, यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन दिए हैं, स्टैंडर्ड क्रिएट और एक दिया हुआ है इजी क्रिएट। इसमें क्या डिफरेंस है? इजी क्रिएट में आप करोगे तो आपको बहुत कम चीजें करनी होंगी सेलेक्ट, बाकी सब ये खुद से कर लेगा सेलेक्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड की, तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब डिटेल में करनी होंगी सेलेक्ट, जैसे कि यहाँ देखो, प्रोडक्शन, डेव और फ्री ट्रियर, ठीक है, ये आपको तीनों दे रहा है। अगर मैं करता हूँ इजी क्रिएट में तो आपको ये नहीं देगा। फ्री टियर इसमें भी अवेलेबल हो गया है, पहले नहीं था, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें जो है वो नीचे आपको नहीं अवेलेबिलिटी मिलेंगी, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, पहला तो देखो मल्टी एजी क्लस्टर, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप इजी कर दोगे क्रिएट, ठीक है, सीधे गायब हो गया, है ना। ऐसे मतलब देखो, यू सेट ऑल द कन्फिगरेशन ऑप्शंस, आपको करने होंगे सेट, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस कन्फिगरेशन, सम कन्फिगरेशन ऑप्शंस कैन बी चेंज्ड आफ्टर द डेटाबेस क्रिएटर, मतलब सिंपल भाषा में, या एक इजी मेथड है। इजी मेथड मतलब बस आपको कुछ क्लिक्स करने हैं, रेडी हो जाएगा। हम करेंगे स्टैंडर्ड के साथ क्योंकि हम थोड़ा समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ आने के बाद नीचे आपको चलना होगा अपने अलग अलग सर्वर्स पर। तो हम लोग करने वाले हैं कौन सा वाला करेंगे, तो देखो, मैंने आपको बोला था कि हम सब कवर कर लेंगे, है ना। हम माई अरोरा भी करेंगे, ठीक है, पोस्टग्री भी देखेंगे, माई सीक्वल हो गया, और और भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ करने वाला हूँ माई सीक्वल को कवर, ठीक। तो अब यहाँ पढ़ सकते हो आप, माई सीक्वल इज द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक ओपन सोर्स है और बहुत ही पॉपुलर है। और ये 64 टेराबाइट तक का डेटा जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है, 64 टेराबाइट। मैंने आपको रैम बताई थी 244 GB, वो रैम थी। और ये 64 TB तक जाएगा, ठीक है। 1 TB कितना होता है? 1024 GB, ठीक है। तो 64 TB का मतलब समझ रहे हो कि मतलब लाइक 64,000 GB के आसपास, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है ये। यहाँ लोकेशन हमारा एडिशन है वो माई कम्युनिटी रहने वाला है, और यहाँ पे हम लोग इसको शो भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्जन को अपन चेंज भी कर सकते हैं, और ये कुछ वर्जन है जो आपका है कंपेटेबिलिटी के साथ में, आप वो रहने दो। एक वर्जन चलेंगे पीछे, ठीक है, 33 रखते हैं। लेटेस्ट हमारा कौन सा 34, बट इट्स ओके, हम रखेंगे 33 के साथ ही, तो कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। जाएंगे नीचे, तो हम फिलहाल जाने वाले हैं फ्री टियर के साथ, क्योंकि हमारा चार्जेबल अभी हमें नहीं करना, अभी हम लैब सीख रहे हैं। तो आप फ्री पे करोगे तो ये ऑप्शन गायब हो जाएंगे, अगर प्रोडक्शन पे करोगे तो आपको मिल जाएगा मल्टी एजी क्लस्टर, जो कि चार्जेबल सर्विस है, ठीक है। फिलहाल मैं करूंगा फ्री के साथ, और हम आ जाएंगे नीचे, और इसका नाम मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ नाम देता हूँ कि माई डेटाबेस, ठीक है। और ये मैंने कर दिया माई डेटाबेस, ठीक है। और पासवर्ड इसका डालना होगा हमें, यूजर नेम, क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सो यहाँ हो गया मेरा एडमिन, और पासवर्ड का तो एडमिन 1 2 3 4, ठीक। और इसे कर दूंगा एडमिन 1 2 3 4, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया है, पासवर्ड भी यहाँ पे सेट। अब बात करते हैं इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो मेरा इंस्टेंस होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहने वाला है? बेसिकली ये तो एक रहेगा बर्स्ट मोड पे, ठीक है, बर्स्टेबल क्लास है, रिकमेंडेड भी जो होती है। अगर मैं इसे कर दूंगा शो, तो ये मुझे कुछ ऑप्शंस को हाइड कर देगा, लाइक मोस्टली ऑप्शंस को इसने हाइड कर दिया बेसिकली। तो इसको मैं फिलहाल ऑफ करके रखने वाला हूँ और रहूंगा बर्स्टेबल मोड पे। और हम यूज़ करने वाले हैं T3.micro को यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे मिनिमम लो लेवल चलेंगे। और स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज यहाँ रहने वाला है मेरा SSD, जो कि जनरल पर्पज़ है। और ये हमारी स्टोरेज जो एलोकेट होगी हमारी कैपेसिटी, वो देखो मिनिमम है 20 GB से लेकर के 6144 GB, है ना, 6144 GB, यानी कि 64 टेराबाइट्स। मैंने कहा था ना आपसे 6000 GB के अप्रॉक्स, तो ये 6144 GB बनता है, 64 TB, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मिनिमम 20 है, तो मैं यहाँ फिलहाल 20 ही लेके चलना चाहूँगा। और यहाँ पे आती है बात कनेक्टिविटी की। तो बेसिकली कह रहा है कि आपके EC2 से मैं कर दूं कनेक्ट, या मैंने कहा है कि डोंट कनेक्ट, क्योंकि अभी मैंने बनाया ही नहीं है, तो आप कहाँ से कर दो कनेक्ट। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे करे डोंट कनेक्ट, और डिफॉल्ट VPC को मैं रखना चाहूँगा फिलहाल यहाँ पे, और सबनेट ग्रुप मेरा डिफॉल्ट रहेगा। पब्लिक एक्सेस की बात करूंगा तो इसको आप फिलहाल येस कर देना, ठीक है। मतलब कि ये पब्लिक एक्सेस का मतलब यहाँ पे ये है कि VPC के अंदर से भी हो जाए कनेक्ट, और VPC के बाहर से भी हम इसे कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है। थोड़ा चल देंगे और आगे, और बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की। तो बेसिकली यहाँ मैंने डिफॉल्ट वाला रखा हुआ है चूज, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट ही रखने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवेलेबिलिटी जोन को मैं नो प्रेफरेंस रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड मॉनिटरिंग को आप इनेबल कर सकते हो और डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मॉनिटरिंग बेसिकली एक तरीके से क्लाउड वॉच काम करती है, तो मॉनिटरिंग सिर्फ अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो हम उसको जब आगे पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ठीक। और ये आपका देखो मंथली एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट दिखा रहा है आपको, $14 के अप्रॉक्स पड़ेगा मंथली, ठीक है। और ये कुछ की बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप वो यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और मैं थोड़ी सी चीज़ें मेरी बची हैं, आई थिंक सो, एक बार चेक कर लेते हैं हम कि कुछ सर्विस हमारी छूट तो नहीं गई है, ठीक है। VPC मैंने कर लिया है, और ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे तो मैंने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ है फिलहाल,
और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं एक नाम और डाल सकता हूँ, मेरा को एक और डेटाबेस मेरा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ कि माई फर्स्ट डेटाबेस, ठीक है, ये मुझे फिलहाल वहाँ मिल जाएगा। ये मेरा पैरामीटर ग्रुप हो गए, ठीक है, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। और मैं बैकअप्स की बात करूंगा तो मुझे फिलहाल अभी बैकअप नहीं चाहिए इसका, क्योंकि हम उसे बाद में अलग से कर लेंगे, ठीक है। और इनक्रिप्शन की बात करूंगा तो मुझे फिलहाल इसमें कोई इनक्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे भी कोई इसमें आईडी पासवर्ड या कुछ भी ऐसा लगाना नहीं है। फिलहाल मेरा एक यूजर नेम आईडी बना हुआ है, मैं उसी के थ्रू एंटर करना चाहता हूँ। और अभी मुझे यहाँ पे कोई ऑडिट लॉग की जरूरत नहीं है, एरर लॉग, आप ये लॉग्स भी यहाँ पे चाह सकते हो, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करेंगे, इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, जो मैंने आपको बताया था अभी कि एक माइनर होता है एक मेजर होता है, ठीक है। तो ये माइनर वर्जन जो अपग्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, कोई प्रॉब्लम की चीज इसमें नहीं है। और फिलहाल डिलीट प्रोटेक्शन की बात करूंगा तो इसको भी आप कर सकते हो, जिससे कि जब कोई डिलीट करेगा तो वो डिलीट नहीं करेगा, पहले उसको डिलीट प्रोटेक्शन ऑफ करना पड़ेगा, तब वो कर पाएगा डिलीट। तो फिलहाल मैं इसको रखूंगा ऑफ, क्योंकि मुझे इस पर फिलहाल अभी फालतू का कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ सिंपली कर दूंगा क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने की एक और चीज है, वो ये है कि हम क्लाइंट को दो तरीके से मतलब हमें जब हम इसे करेंगे कनेक्ट तो हमें इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसे मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं करता हूँ क्लोज। हाँ ठीक है। तो जब आपको मिलेगा, जब आप जॉब पे होगे ना, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको मतलब आपको सिर्फ मिलेंगे क्या, क्रेडेंशियल, जहां से आपको लॉग इन करना होगा बेसिकली, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा तो आपको चाहिए होगा क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट आप कैसे ले सकते हो, आप करोगे जैम्प डाउनलोड और आपको एक जैम्प मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सिंपली और यहाँ आपको मिल जाएगा एक सिंपल सा जैम्प, विंडोज 8 के हिसाब से भी है यहाँ पे, ठीक है। मैं फिलहाल इसी में से कर लेता हूँ कोई सा एक, और 8.4 PHP 8.2 लेटेस्ट ही लग रहा है, इसको मैं कर लूंगा यहाँ से डाउनलोड। आप भी कर लोगे डाउनलोड, यहाँ देखो दिखा रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड इफ डजंट क्लिक हियर, ठीक है। सो आई थिंक ये देखो हो चुका है डाउनलोड, मैं सिंपली इसको डाउनलोड में रख ले सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हो जाएगा सेव, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों की स्पीड के हिसाब से चलेगा, तो कोई टेंशन की चीज़ आपकी फिलहाल है नहीं। ओके सो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अप्रॉक्स 30 सेकंड इसमें लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमें जो अपने क्रेडेंशियल्स होंगे उनके जो अपन लॉगिन करेंगे एग्जाम के अंदर, जब आप जॉब पे होगे ना तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही यूज करने पड़ेंगे लॉगिन करने के लिए। आपको वो आईडी पासवर्ड नहीं, जैसे कि आपको ये नहीं मिलेगा कि आप मेरा आईडी पासवर्ड ओपन कर लोगे, यहाँ नाम डालोगे मेरा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना होगा ना, आपको अपना वाला चाहिए होगा, अपना मतलब जो आपके क्रेडेंशियल्स होंगे बेसिकली। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ रन करता हूँ एंड यहाँ से कर दूंगा इसको रन एंड सिंपली इसको अपन इंस्टॉल कर लेंगे एकदम सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैं कोई बहुत डिफिकल्ट तरीका नहीं बताने वाला। एंड इसको मैं फिलहाल बंद करता हूँ एंड यहाँ से मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट। आप भी सेम सेटिंग्स को रख सकते हो, नेक्स्ट करना है आपको सी के अंदर, आप जैम्प के अंदर को इंस्टॉल कर सकते हो। इज नॉट एम्प्टी प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर, ओके। तो मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ, ठीक है। जैम्प के अंदर अपन बना देंगे एक और फोल्डर, न्यू, एंड मैं कर दूंगा सेलेक्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड ये हो जाएगा हमारा इंस्टॉल यहाँ से, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे टाइम लगता है, मैं फिलहाल इसको इंस्टॉल चाहता हूँ कि आपके सामने इंस्टॉल हो, मैं नहीं चाहता कुछ भी बैकएंड पे हो, ताकि आपको लगे कि भाई तुमने कुछ सेटिंग कर दी होगी, मेरे में तो नहीं हुआ, तुम्हारे में तो हो रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने होगा, जो भी होगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कुछ भी किचकिच हो, तो मैं चाहता हूँ आपके सामने रखो इसको। ओके सो ये हमारा हो रहा है। अब बेसिकली हम देख लेते हैं, हमारा ये भी अभी क्रिएटिंग पे है हमारा डेटाबेस, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार एंड सी दिस, अभी भी हमारा क्रिएटिंग पे है, तो इसमें भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने बैकएंड पे दूसरा काम भी शुरू कर दिया, वो क्लाइंट इंस्टॉल करना। अब बाकी आप चीज़ें यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, इसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा जब आप इसके अंदर जाओगे। एंड मॉनिटरिंग सर्विस आपको मिलेंगे, क्लाउड वॉच अभी हमने पढ़ना नहीं है, पढ़ना है हमको। सो क्लाउड वॉच में बताऊंगा, बहुत बढ़िया डेमो होगा इसका भी। ये तो ढूंढ लें ये लोग, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, नो विजिट्स, लॉग एंड इवेंट कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनेंस एंड बैकअप्स बेसिकली। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें कनेक्टिविटी जरूरत पड़ेगी, और कहाँ से मिलेगी, हमें मिलेगा एंड पॉइंट से। तो एंड पॉइंट कब हमें मिलेगा, जब भी हो जाएगा रेडी। तो अभी ये फिलहाल रेडी नहीं है, तो इसको मैं करता हूँ फिर से एक बार रिफ्रेश। सो अभी रिफ्रेश नहीं है, रेडी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो। बाकी मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, या मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं देखो अपने एग्जाम के अंदर, और यहाँ आने के बाद आपको करना है माई सिक्वल, ठीक है। ओके तो मैं इसको यहाँ से आप करोगे इंस्टॉल, आपने कर लिया इंस्टॉल, आपको सिंपली यहाँ करना है क्लिक स्टार्ट पे, ठीक है। सो आपका स्टार्ट हो चुका है एंड स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है शेल पे, राइट। तो आपने शेल पे क्लिक किया एंड जैसे आप शेल पे क्लिक करोगे ये हो जाएगा ओपन, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये आपका था एंड सी दिस,
ये आपका डेटाबेस था, आपने क्लिक किया डेटाबेस के अंदर गए और यहाँ आपको मिल जाएगा आप एंड पॉइंट जो कि हो चुका है क्रिएट। तो मैं फिलहाल इसे करूँगा कॉपी यहाँ से, आप लोग भी कॉपी कर सकते हो। हमें इसको करेंगे अभी हम इसको अपने टर्मिनल पे रन कैसे करेंगे। मैं यहाँ टाइप करूँगा MySQL ओके एंड -h और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा अपना एंड पॉइंट और -u यानी यूजर नेम मेरा एडमिन है, -p जो कि है पासवर्ड और मैं डालना कहाँ है पासवर्ड यहाँ पे एडमिन 1 2 3 4 एंड एंटर। ठीक है एंड सी दिस। अब इसने क्या बोला, वेलकम टू द मारिया डीबी मॉनिटर। हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ आ चुका है हमारा MySQL और MySQL के अंदर है इस वक्त। ठीक है आई गेस ज़्यादा आपको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ कमांड शो डेटाबेसेस लाइक दिस एंड एंटर एंड ये देखो हमारे डेटाबेसेस दिए हैं और क्योंकि हमें इसको वेरीफाई करना था मैंने बनाया था एक माई फर्स्ट डेटाबेस नाम से और वो भी यहीं पे शो हो रहा है। ठीक है अब देखो मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट डेटाबेस और इसका नाम रखूंगा मैं डेमो लाइक दिस एंड एंटर। ठीक है तो ये देखो अभी आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर हो चुकी होगी थोड़ी सी मच बेटर। ठीक है तो मैंने यहाँ टाइप किया क्रिएट डेटाबेस एंड लिखा क्वेरी ओके 1 रो क्रिएटेड अफेक्टेड। ठीक है अब अगर मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस आपको मिलेगा यहाँ पे मेरा डेमो नाम का जो कि पहले यहाँ पे नहीं था। ठीक है तो ये मेरा ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ठीक है अगर मैं करूँ यूज डेमो लाइक दिस। ठीक है अब वो कह रहा है डेटाबेस चेंज्ड। अब मैं जो काम करूंगा वो बनेगा किसके अंदर डेमो के अंदर। अगर मैं करता हूँ क्रिएट टेबल डेटा। ठीक है और इसके अंदर एक टेबल बनाओ जिसमें आपका एम्प्लॉय आईडी यानी EID और जिसकी मतलब टाइप क्या होगा वेरक्यार होगा, स्पेस देता हूँ मैं 20 बाइट्स। ठीक है अगर क्लोज एंड एंटर एंड लाइक दिस एंड व्हाट इज सेड क्वेरी ओके। अगर मैं करूँ शो टेबल्स लाइक सिंपली कर दूँ अगर ऐसे शो टेबल्स एंटर एंड सी दिस। एक टेबल है किस नाम से है डेटा नाम से है। ठीक है यहाँ लिखा ना क्रिएट टेबल डेटा नाम से टेबल मैंने बना दिया। ठीक है सो ये तब आप कर सकते हो जब मैंने क्या किया हुआ है मैंने इसको पब्लिकली एक्सेस दे रखा है किसको अपने डेटाबेस को है ना। इसको मैंने क्या किया था पब्लिकली एक्सेस दिया था। मैंने आपसे कहा था ना पब्लिकली एक्सेस यस कर दो ताकि हम उसे बाहर से कनेक्ट कर सके कनेक्ट। तो मैंने बाहर से इसे किया कनेक्ट। अगर मैं इसे करता हूँ क्विट आ गया हम बाहर। ठीक है बाहर आ गए। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ हम आ जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर और यहाँ मैं करूँगा एक्शन और सॉरी मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है मॉडिफाई करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ये मेरी सेटिंग्स जो मैंने की हुई हैं ऑलरेडी मतलब आपके सामने मैंने करी थी वही सब है यहाँ पे। और एडिशनल सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊं एक ऑप्शन था यहाँ पे इसके अंदर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे पब्लिकली एक्सेसिबल। अगर मैं करता हूँ नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल। ठीक है और मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू। आप करोगे कंटिन्यू मैं करूँगा मॉडिफाई तो ये मेरे से पूछेगा कि मैंने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है सो इसने मॉडिफाई कर देखो सक्सेसफुली मॉडिफाइड। अब इसने मॉडिफाई कर दिया है एंड ये अवेलेबल भी है बेसिकली। मैं इसे करता हूँ एक बार रिफ्रेश और ऐसे कर लेते हैं हम लोग पर हार्ड रिफ्रेश। हार्ड रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा ना जो चेंजेस मैंने किए होंगे जस्ट लाइक अ रीस्टार्ट। जैसे अपने फोन पे आप कुछ चीज चेंज करते हो आप करें तो रीस्टार्ट वैसे हमने करिए उसको चेंज एंड मैंने किया चेंज और इसको ओपन करूंगा मैं और इसका एंड पॉइंट जो है मैं उसको कॉपी कर लूंगा एंड हम चलेंगे अपने वापस से इसके अंदर। एंड मैं यहाँ आके अगर आपको फिर दिखाऊं कि हमें टाइप करूँ इसको जो मैंने कमांड ये लिखी थी डेटाबेस के साथ एंड पॉइंट के साथ। अब मैं करता हूँ एंटर एंड मैं डालता हूँ पासवर्ड एडमिन 1 2 3 4 एंड एंटर। ओके सो इसने अलाउ किया बेसिकली। मैं अभी आपको फिर बार चेक कर लेता हूँ अभी वो रिफ्रेश हुआ नहीं है। ठीक है सही से अगर मैं इसे क्लोज करके एंड यहाँ से करता हूँ शेल ओपन एंड यहाँ मैं करता हूँ MySQL-H और पेस्ट करूँगा यहाँ से लाइक दिस। यूजर नेम है मेरा एडमिन एंड -p है मेरा पासवर्ड एंड एंटर। ओके सो अभी ये क्या हुआ है ना ये भी हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से मतलब बैकएंड पे भी चल रहा है ये प्रॉपरली अभी इसकी अवेलेबिलिटी हुई नहीं है। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं डेटाबेस पे जा करके एंड इसे रिफ्रेश करेंगे। सीधे मैंने कहा ना अभी हुआ नहीं है देखो मॉडिफाइंग दिखा रहा है तो अभी हुआ नहीं है। जैसे ही मॉडिफाई हो जाएगा ना फिर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी मैं फटाफट जैसे मैं डाल रहा हूँ आईडी पासवर्ड ये तुरंत मुझे ले आ रहा है ना कहाँ पे वेलकम टू द मानिया डीबी मॉनिटर एंड हमें अंदर ले आ रहा है किसके अंदर MySQL के अंदर। तो जब वो मॉडिफाई हो जाएगा ना उसके बाद आप देखोगे ना कि हम इसे एंट्री नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो मैं क्विट कर रहा हूँ फिलहाल एंड मैं दोबारा ट्राई करूंगा एक बार उसको मॉडिफाई हो जाने। अब देखो ये हो गया अवेलेबल। ठीक है अब मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड मैं इसे करता हूँ ओपन
राइट। अब मैंने यह कॉपी, ये इसको आप कॉपी कर सकते हो, सेम भी कमांड यूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ माई SQL -h यानी होस्ट, होस्ट कौन है मेरा ये एंड पॉइंट, और यूजर नेम क्या है इसका एडमिन -p पासवर्ड, एंड मैं करूँ एंटर, और मैंने डाला पासवर्ड 1 2 3 4 एंटर। कुछ भी नहीं हुआ इस बार। हुआ क्या, वेलकम किया गया इस बार इसने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने पब्लिकली अलाउ नहीं किया है। अब अगर क्या होता है, किसी ने आपको पब्लिकली अलाउ नहीं किया, अब मैं उसे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? क्योंकि ऑप्शन उसमें है नहीं करने का, मैं नहीं किया, है ना। अब मुझे कैसे एक्सेस करता हूँ? उसको एक्सेस करने के लिए हमें, देखो इसने मना कर दिया ना, एरर आ गया, कैन नॉट कनेक्ट टू माई SQL, मना कर दिया बेसिकली। अब यहाँ क्या करेंगे हम, हमें इसे करना है कनेक्ट। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक EC2 इंस्टेंस, जिसके थ्रू हम कभी भी किसी चीज को करते हैं कनेक्ट। तो ग्लोबल सर्च बार पे मैं यहाँ टाइप करूंगा EC2, और ये आ जाएगा मेरा EC2। बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने बनाया डेटाबेस को किसमें, डिफॉल्ट VPC में, है ना। देखो डिफॉल्ट VPC बनाया मैंने, सिक्योरिटी ग्रुप मेरा डिफॉल्ट है, सबनेट मेरा डिफॉल्ट है, एंड VPC मेरा डिफॉल्ट वाला है, ठीक है। तो मैं अभी मुझे इंस्टेंस भी क्रिएट करना होगा डिफॉल्ट के अंदर। तो उसका नाम हम डाल देते हैं माई EC2-SQL, ठीक है, ताकि याद रहेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, और इसको मैं सिंपली कर लेता हूँ कनेक्ट, किसी से भी कर ले कनेक्ट, उबंटू से कर लेते हैं चलो। ओके, और आएंगे नीचे थोड़ा सा अपन, और यहाँ का T2.micro रखेंगे। की पेयर जो मेरा NV है वो मैं यूज़ कर लूँगा, और एडिट करेंगे इसके ऊपर VPC को, एंड सीरीज डिफॉल्ट VPC है मेरा, ठीक है। सबनेट भी मेरा कोई भी रहेगा बाई डिफॉल्ट, चलता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता। और जो सिक्योरिटी ग्रुप है मैं उसको एग्जिस्टिंग करके डिफॉल्ट कर लूँगा सेलेक्ट, क्योंकि मैंने वहाँ भी डिफॉल्ट किया हुआ है। एंड सिंपली मैं कर लूँगा इसको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। जब मैंने किया लॉन्च इंस्टेंस एंड सी दिस, ये इंस्टेंस मेरा हो चुका है लॉन्च। अब मैं इस इंस्टेंस से करूँगा कनेक्ट किसको, अपने RDS को, ठीक है। अब मतलब इस EC2 के थ्रू मैं करूंगा उससे कनेक्ट। मैं जो यहाँ से कर रहा था ना, अब यहाँ से नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था ये, अब यहाँ से नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे कहाँ से करना होगा, इसी के अंदर से मैं करूँगा कनेक्ट। या तो हम यहाँ से कर लेंगे, या तो इसको आप मोबाइल डेस्कटॉप पे ओपन कर लेंगे, क्योंकि आपके पास भी EC2 को यूज़ करने के लिए भी हमें एक थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ता है। कोई हमें अपना ID पासवर्ड दे करके हमें अपना लॉगिन नहीं, कोई कंसोल हम किसी का लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है सेशंस पे, SSH पे, एंड यहाँ आपको IP क्लिक करना होगा, एंड यूज़र नेम हमारा रहेगा उबंटू, क्योंकि हमने उबंटू मशीन यूज़ करी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ प्राइवेट की कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके मैं NV को जो है वो यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट, क्योंकि मेरी NV जो है मैंने की यूज़ करी है। और यहाँ डालना होगा मुझे IP एड्रेस, ठीक है। सो IP एड्रेस को हम ओपन हो जाने देते हैं। ओके, तो आ चुका है रनिंग पे, एंड मैं इसका पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं कर लेता हूँ मोबाइल स्टैम्प को यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे ओके कर दूंगा सिंपली। जैसे ही करूँगा ओके, आप याद रखोगे यहाँ पे करना है एक्सेप्ट, और मेरा सेशन हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। सी दिस स्टार्ट, मैंने यह क्लियर से क्लिक इसको, एंड से मैं करूँगा बंद। ओके, सो अब यहाँ देखो हम आ चुके हैं किसके अंदर, sudo apt इंस्टॉल। हमें पहले एक इंस्टॉल करना होगा क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट, एंड एंटर, ठीक है। अब इसने कर दिया इंस्टॉल, -y करके हम कर देंगे इंस्टॉल, राइट। सो ओके, सो ओके, ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, सो हमें sudo apt get अपडेट करना चाहिए। एक बार हम पहले अपडेट कर लेते हैं, फिर अपन MySQL को इंस्टॉल कर लेंगे, एंड फिर हम कर लेंगे सिंपली कनेक्ट, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं हम, थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम कोई EC2 इंस्टेंस बनाते हैं हम उसको पहले हमेशा अपडेट करते हैं, तो मुझे लगा आप लोगों को फिर से इसे अपडेट कर लेना चाहिए, ठीक है। और अब मैं करूँगा ट्राई sudo apt इंस्टॉल, या फिर आप दोनों सेम कमांड को आप कैसे ला सकते हो, एरो कीज दबाओगे। आप एरो की दबाओगे ना तो आपको मिल जाएगी वो कमांड, और आपको सिंपल लाना है एंड कर देना एंटर, एंड यस, वाई फॉर यस, एंड सी दिस। इस बार सब कुछ हो गया। पिछली बार बहुत सारे एरर आ गए थे ना, तो एक बार आप अपडेट कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका क्लाइंट एक्टिव हो जाएगा। अब क्लाइंट एक्टिव हो चुका है, राइट। मैं करता हूँ क्लियर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वही कमांड यूज करेंगे MySQL, थोड़ा नीचे ले आना है इसको ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखे। MySQL -h, h यानी होस्ट। और डेटाबेस की बात करूंगा तो मुझे यहाँ से कॉपी करना होगा इसका एंड पॉइंट। मैंने इसका एंड पॉइंट को यहाँ से कॉपी कर लिया, एंड यहाँ कर दिया मैंने इसको पेस्ट। और ये रहेगा मेरा यूज़र जो कि है एडमिन -p पासवर्ड के लिए, एंड पासवर्ड चाहिए मुझे एडमिन 1 2 3 4 एंटर, ठीक है। एंड सीरीज हम आगे लिख करके MySQL पे, ठीक है। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ अगर शो डेटा बेसिस, सॉरी, शो डेटा
basis like this. ओके सो डेटाबेस हेडलाइन 1 कुछ एरर आ रहा है इसमें, जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, यहाँ करता हूँ मैं, थोड़ा नीचे आकर के शो डेटा बेसिस एंड लाइक दिस एंड सी दिस। ठीक है, हमने बनाया था माई फर्स्ट डेटाबेस, ये भी इसमें अवेलेबल है, और बनाया हमने डेमो, वो भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर आपका कुछ ऐसा हो जाता है, एरर आता है, तो आप कंट्रोल C दबाओगे तो आप बाहर आ जाओगे किस पे, एकदम माई सीक्वल वाले पे। एंड आपने किया यहाँ पे शो डेटाबेस है, अब वापस हम आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप जो कमांड चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं करता हूँ क्रिएट CREAT क्रिएट डेटाबेस क्लाउड, मान लो मैंने बना दिया। ठीक, एंड अब मैं करता हूँ एंटर, अब इसने बोला ओके, एंड अब मैं करूँगा शो डेटाबेसेस, आपको मिलेगा क्लाउड भी इसी में, देखो बन गया, है ना। तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो। और ये था हमारा आज का RDS का टॉपिक, जिसको आप कैसे आप RDS बना सकते हो। ठीक है, कैसे आप RDS को यूज कर सकते हो सर्वर के अंदर से, VPC के अंदर से और VPC के बाहर से। अगर मैं आपको दोबारा से XAMPP से हमें करना है अगर इसको एक्सेस, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इस पे जा करके आपको मॉडिफाई करना होगा, और मॉडिफाई करके आपको वापस जाना है अपने एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस पे, जो कि आपको मिल जाएंगी लगभग नहीं, मतलब यहाँ पे आप इसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। एंड आप जैसे ही करोगे पब्लिकली एक्सेस के बाद कंटिन्यू, एंड वो दोबारा पब्लिकली एक्सेस हो जाएगा। मॉडिफाई आपको डीबी कर देना है, मॉडिफाई हो जाएगा वो। मॉडिफाई करने के बाद आपको दोबारा आप उसको अंदर से मतलब बाहर से थर्ड पार्टी से दोबारा से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने तो लाइक कर लो। और हाँ, अगर आप जो नोट्स हैं वो बाय कर लेते हो ना, तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, और बाकी आपकी तो हेल्प हो ही जाएगी। आपको पूरे AWS के नोट्स एक साथ मिलने वाले हैं, एक ही जगह पे, और वो भी सारे डेमोज जो मैंने किए हैं इस नई सीरीज में, उन सारी सीरीज के स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया है। मतलब प्रॉपर मैंने लिखा है उसमें स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैंने प्रॉपरली मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यूज़ करने के बाद इसको डिलीट करना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा स्नैपडैगन डेटाबेस इंस्टेंट माई डेटाबेस इज नॉट ओके, सो भाई अवेलेबल नहीं है, मॉडिफाइंग स्टेज पे। तो आप लोग इसको जैसे अवेलेबल हो जाएगा आप इसको कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा डिलीट, आप भी कर देना डिलीट। मैंने मॉडिफाई कर दिया था बीच में आपको बताने के लिए, तो मॉडिफाई हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने EC2 कर दिया डिलीट, टर्मिनेट आप लोग भी कर देना टर्मिनेट। ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा यूज करने के बाद इसे कर देना टर्मिनेट, क्योंकि क्या होना है, ये सब सर्विसेज होती हैं चार्जेबल। अगर आज चलती हुई छूट गई तो आपको एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ सकता है, वो भी डॉलर्स में। तो मैं आप चाहूंगा नहीं कि आपको पे करना पड़े। ओके सो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।